जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमें आशा है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप चैप्टर वाइज नोट्स तैयार कर रहे होंगे और उसको नोट्स को रिवाइज बार बार करते रहिए, क्योंकि जीएस अथाह है, महासागर है। इसलिए आपको टॉपिक वाइज उतने ही कंटेंट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उतने ही कंटेंट आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही प्रिसाइज और कीमती है, उसी को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो प्राचीन भारत है उसके प्रमुख जो राजवंश हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग आगे आज बात करेंगे। तो मगध साम्राज्य में जो आपका सबसे प्राचीन वंश है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश है। तो हर्यक वंश के बारे में हम सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हर्यक वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हर्यक वंश का जो शासन रहा वो 544 से 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, इसको हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो था हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक आपको बिंबिसार को बताना है। संस्थापक कौन था तो आपको बताना है बिंबिसार। तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो आपको बताना है बिंबिसार को बताना है। हर्यक वंश कब तक भारत में शासन किया तो आपको बताना है 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया, और इसे ही मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नोट करते चलिएगा, संस्थापक कहा जाता है। ये नोट्स आपके सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। आप नोट्स तैयार करते रहिए। एक बार ही नोट्स आपको तैयार करना है, वो आपके लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी आपसे पूछ लेता है, इनकी राजधानी क्या थी मगध की? तो इनकी राजधानी ब्रैकेट में मगध लिख देते हैं। तो राजधानी क्या थी? तो गिरि ब्रज ऑब्लिक राजगृह भी बाद में बन गई, राजगृह भी हो गई। तो इसको आप नोट करते चले। ठीक है, आगे देखेंगे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। तो इसको आप नोट करते चलिएगा।
गद्दी पर बैठा। तो यहां आपको पता चल गया कि जो हर्यक वंश है इसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। यही जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। इसकी राजधानी जो है, मगध की राजधानी क्या थी, गिरिब्रज थी या राजगृह। जो अजातशत्रु है बिंबिसार का बेटा है, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था। इसलिए इसे जो है अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, कुड़िक कहा जाता है। अजातशत्रु को कुड़िक उपाधि दी जाती है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है, कुड़िक कहा जाता है। कुड़िक कहा जाता है और इसको पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। पितृहंता, पितृहंता किसको कहा जाता है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको बताना है पितृहंता जो है वो अजातशत्रु को कहा जाता है। अजातशत्रु को कहा जाता है। अजातशत्रु जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, तो आपको बताना है अजातशत्रु जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इन सबको नोट करते चलिएगा, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आगे इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। राजगृह में आयोजित की गई थी। नोट करते चलिएगा और चैनल को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, आयोजित की गई थी। नोट्स ऐसे तैयार कर लीजिए, ये आप के ही लिए, अग्निवीर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। हम डीपली बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपके लेवल का ही लेके चल रहे हैं, तो इसको आप नोट करते चलिएगा। अजातशत्रु के जो पुत्र थे उनका नाम था उदयन। अजातशत्रु के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था, अजातशत्रु के पुत्र कौन थे, तो अजातशत्रु के जो पुत्र थे उनका नाम था उदयन। ठीक है, अजातशत्रु के पुत्र जो उदयन थे उन्होंने ही किसकी, पाटलिपुत्र किसको कहा जाता है, जो आधुनिक पटना है, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना एग्जाम में आ जाए किसने की थी, तो आपको बताना है उदयन ने की थी। और पाटलिपुत्र जो है किसका पुराना नाम है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा,
पटना का पूरा नाम है। पटना, पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहां तक आपको पता हो गया होगा। और अजातशत्रु ने जो है, अजातशत्रु के जो पुत्र उदयन थे, उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की। और जो है क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि मगध की राजधानी, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी जो है क्या बना दी? तो राजधानी जो है मगध की राजधानी उज्जैन ने क्या बना दिया? मगध की राजधानी उज्जैन ने पाटलिपुत्र कर दिया। क्या कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पुत्र कर दिया। प्राचीन काल में जो मगध था बहुत ही समृद्धशाली राज्य था। मगध जो है बहुत ही समृद्धशाली राज्य था। यह जो राज्य था यह गंगा नदी के किनारे था और यहाँ पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में थे। वन संसाधन था यहाँ पर। महत्वपूर्ण जो है आपके खनिज संसाधन थे। पाटलिपुत्र में जो है जंगली हाथी भी पाए जाते थे। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उज्जैन ने किया था। आगे हम लोग इसकी एक बार वंशावली ऐसे देख लेते हैं। वंशावली तो हर्यक वंश में वंशावली हम देख लेते हैं। हर्यक वंश में आप सबसे पहले देखेंगे तो संस्थापक जो है कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार है। सेकंड नंबर पर कौन आएगा? तो इसका जो पुत्र है अजातशत्रु, जिसे क्या कहा जाता है? कुड़िक कहा जाता है। अजातशत्रु है। उसके बाद कौन है? तो इनके बाद जो है उज्जैन है। कौन है? उज्जैन है। तो इन लोगों ने कहां पर शासन किया था? तो मगध पर शासन किया था। कहां पर? मगध पर शासन किया था। अब हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश। अब हम लोग जो है शिशुनाग वंश के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो आपका वंश होगा, वो कौन सा वंश होगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। शिशुनाग वंश जो है 412 से 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व जो है तक जो है शासन किया था। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। आगे हम देखेंगे। तो शिशुनाग कौन थे? हर्यक वंश के सेनापति थे। तो सबसे पहले आपको नोट कर लेना है शिशुनाग जो है कौन थे? तो शिशुनाग जो थे हर्यक वंश के सेनापति थे। हर्यक वंश के सेनापति थे। हर्यक वंश के सेनापति थे। आप नोट करते चलिएगा। शिशुनाग अगर पूछ लिया जाए कि कौन थे तो आपको बताना होगा कि हर्यक वंश के सेनापति थे। और इन्होंने क्या किया कि मगध पर सत्ता इन्होंने
इन्होंने क्या किया, मगध पर कब्जा कर लिया। मगध पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। वंश की स्थापना की। आप नोट करते चलिएगा और चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। हमारी जो टीम है वो आपके लिए निःशुल्क में डेली आपको कोचिंग दे रही है, तो आपका भी फर्ज मित्रों बनता है कि आप भी चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे। काला शोक। काला शोक के शासन काल में मगध की राजधानी क्या हो गई? मगध की राजधानी क्या हो गई? तो यह हो गई वैशाली। वैशाली हो गई। और वैशाली में हमने 16 महाजनपद में बताया था। वैशाली में क्या था? तो आपको गणतंत्र था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था या गणराज्य था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था या गणराज्य था, या गणराज्य। नोट कर लीजिएगा। गणराज्य क्या होता है? जिस राष्ट्र का राष्ट्रप्रमुख जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गणराज्य या गणतंत्र कहते हैं। तो भारत जो है गणतंत्र कब हुआ था? तो भारत जो है 26 जनवरी, नोट कर लीजिएगा, भारत जो है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गणतंत्र बना था। गणतंत्र। इसी दिन हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है चुने गए थे। तो भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। प्राचीन समय से ही हमारे देश में गणतंत्र विद्यमान था, ठीक है। तो इसके शासन काल में यहां लिख लीजिएगा, काला शोक के शासन काल में, काला शोक के शासन काल में 383 ईसा पूर्व दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में किया गया। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वैशाली में किया गया। तो हमने आपको शिशुनाग वंश के बारे में जो मोटी मोटी जानकारियां थी, जो आपसे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उन सबको आपको हमने बता दिया। आप नोट कर लीजिएगा और रिवाइज बार बार करते रहिएगा। आगे हम देखेंगे अगला जो हमारा वंश होगा वो होगा नंद वंश। अगला जो वंश होगा वो कौन सा वंश होगा? कौन सी डेंसिटी होगी? तो आपको बताना है नंद वंश। नंद वंश होगा। नंद वंश
शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो नंद वंश का जो संस्थापक था, नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? नंद वंश का संस्थापक, तो लिखिएगा नंद वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक महापद्म नंद था। कौन था? तो महापद्म नंद था। महापद्म नंद था, महापद्म नंद था, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, महापद्म, अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था तो आपको बताना है महापद्म नंद था। इसने जो है इसने जो है महापद्म नंद ने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी। सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की थी, धारण की थी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सर्व छत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। नोट कर लीजिएगा, इसका जो अर्थ होता है, सर्व मतलब होता है सभी, छत्रांतक मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो यहां पर हमने आपको अंडरलाइन कर दिया है और यहां पर हम आपको इसके अर्थ भी लिख देते हैं। सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, नाश करने वाले को ही क्या कहा जाता है? सर्व छत्रांतक। आगे देखते हैं। तो हमने आपको जो बताया, आगे देखेंगे नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको बताना है घनानंद था। कौन था? घनानंद था। कौन था आपको बताना है? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जिसको हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसी के शासनकाल में, घनानंद के शासनकाल में, घनानंद के शासनकाल में सिकंदर कहाँ, किस देश का था? तो आपको बताना है यूनान का था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व क्या किया था?
आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, तो सिकंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था, तो आपको बताना है घनानंद के शासनकाल में। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम इस समय कई बार आपके एग्जाम में आ रहा है। तो सिकंदर के घोड़े का नाम था, सिकंदर के घोड़े का नाम, घोड़े का नाम बाऊकेफला था। क्या था? बाऊकेफला, बाऊकेफला था। और बाऊकेफला के नाम से सिकंदर ने क्या किया था? पंजाब में एक नगर बसाया था, बाऊकेफला। तो लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, सिकंदर ने पंजाब में बाऊकेफला नगर बसाया था। और यहाँ पर आप इनके घोड़े का नाम भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति कभी कभी तो आपको बताना है, सिकंदर का जल सेनापति निरयाकस था। सिकंदर का जल सेनापति निरयाकस था। सिकंदर कहाँ का था? तो आपको पता होना चाहिए कि यूनान का था। सिकंदर किस देश का था? तो सिकंदर यूनान का था। यहीं पर नोट कर लीजिएगा, सिकंदर यूनान का था, यूनान का था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो 326 में सिकंदर के पिता सिकंदर के जो पिता थे फिलिप थे। सिकंदर के पिता जो है, सिकंदर के पिता का नाम, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। फिलिप जो मकदूनिया के शासक थे। कहाँ के? तो मकदूनिया के शासक थे, मकदूनिया के शासक थे। नोट कर लीजिएगा। ये बताइए, चलिए स्टार्ट करिए। सिकंदर जो है मित्रों, विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखता था। सिकंदर जो है, सिकंदर का जो स्वप्न था, सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। विश्व विजेता मतलब होता है कि पूरे विश्व पर इसी का अधिकार हो। सिकंदर को भी नहीं पता था कि हम इतना पूरे विश्व को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, जब हम भी जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे ना। तो यह जो है सिकंदर जो है विश्व विजेता बनने का क्या देख रहा था? बनने का स्वप्न देख रहा था, स्वप्न देख रहा था, देख रहा था। सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व कहाँ हो गई थी? तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। सिकंदर ने जो है भारत पर 326 ईसा पूर्व में जो है घनानंद के शासनकाल में आक्रमण किया था। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है बेबीलोन में, बेबीलोन में हो गई थी।
कहाँ हो गई थी? तो आपको बताना है बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। सिकंदर जो है राजा पोरस, जो राजा पोरस थे, राजा पोरस ये कहाँ के शासक थे? तो आपको बताना है पंजाब के शासक थे। कहाँ के थे? पंजाब के शासक थे। ये युद्ध में हार गए थे सिकंदर से। पंजाब के शासक थे, युद्ध में क्या हुए थे? हार गए थे। युद्ध में शासक युद्ध में क्या हुए थे? हार गए थे। युद्ध में हार गए थे, लेकिन इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर के इनके राज्य को सिकंदर ने वापस कर दिया था। हार गए थे, किंतु क्या हुआ कि इनकी जो बहादुरी थी, इनकी ईमानदारी से वो प्रभावित होकर के इनके राज्य को वापस कर दिया और इनको अपना मित्र बना लिया। किंतु राज्य वापस कर दिया, आप याद कर लीजिएगा, राज्य वापस कर दिया। वापस तो पंजाब में जो है झेलम और बितस्ता नदियों के बीच, पंजाब में बितस्ता एवं झेलम के बीच, बितस्ता एवं झेलम के बीच, झेलम नदी है, झेलम के मध्य पोरस एवं सिकंदर का युद्ध हुआ था। कई बार पूछा गया कौन सी नदियां? तो बितस्ता या झेलम एक ही नदी है, पोरस एवं सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो इसमें जो है पोरस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? तो पोरस की हुई थी। बितस्ता झेलम एक ही है। और कौन सी नदी थी? तो यहां आपको एक नदी और, चिनाब नदी, जिसको अस्कनी कहा जाता है, के मध्य जो है युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस हार गए थे और सिकंदर जीत गया था। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं और हाइडेस्पिसीस का युद्ध भी कहते हैं। इतिहास में इसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो इतिहास में इसे बितस्ता या हाइडेस्पिसीस का युद्ध कहा जाता है। बितस्ता या हाइडेस्पिसीस का युद्ध कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। सिकंदर की जो सेना थी, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी थी। सिकंदर की सेना, पूछा जाता है किस नदी को पार करने से मना कर दी थी? तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि जो सेना के जो जवान थे वो बहुत दिनों से भूखे प्यासे पड़े हुए थे, इसलिए जो है वो उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि और आगे बढ़ के युद्ध कर सकें। तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर जो है
स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से गया था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मना कर दिया, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और जब यहां से वापस जा रहा था तभी इसकी जो है 323 ईसा पूर्व में जो है क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर मित्रों समाप्त कर रहे हैं और फिर अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। तो अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें मित्रों, में अधिक से अधिक शेयर कर दें।